साथियों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस प्रतियोगी परीक्षा में यदि संस्कृत पूछी जानी है तो ये सीरीज महत्वपूर्ण है और ये सीरीज आज से शुरू हो रही है, जिसमें लगभग बहुत सारे प्रश्न होंगे और प्रतिदिन ये वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अन्य वीडियो भी साथ चलते रहेंगे, लेकिन एक ये सीरीज जो संस्कृत की है ये भी चलाना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कई परीक्षाएं दी हैं और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा है कि सिलेबस तो ठीक है, जैसा है सो है, लेकिन सिलेबस के अलावा भी 5 से 7 क्वेश्चन या फिर और ज़्यादा क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो अलग से पूछे ही जाते हैं और उन्हें ये कहा जाता है कि ये सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो ऐसे प्रश्नों की ये श्रृंखला है जिससे कि बहुत बढ़िया अभ्यास हमारा हो सके। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें, और यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संस्कृत पूछी जानी है, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, तो उस परीक्षा में ये प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझते भी चलना है जिससे हमारा अभ्यास और बढ़िया हो सके। चलिए, प्रश्न दिया हुआ है संस्कृत भाषा की लिपि है, तो संस्कृत भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी गई है या फिर उसकी लिपि क्या है। तो गुरुमुखी लिपि है क्या, खरोष्ठी है, रोमन है या देवनागरी है। तो संस्कृत भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा लिखी गई है, तो ये उत्तर जो है हमारा सही होता है। आगे एक और प्रश्न दिया हुआ है, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण कहलाते हैं। तो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में अंतस्थ दिया है, ऊष्म वर्ण दिया है, स्पर्श दिया है, अनुस्वार वर्ण दिया हुआ है। तो जो अंतस्थ वर्ण हैं, कौन से अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण ऐसे वर्ण हैं जो क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित वर्ण कहे जाते हैं, मतलब इनके बीच में स्थित वर्ण कहे जाते हैं। तो जैसे स्वरों में अपन देख लें, ई हुआ, ऊ हुआ, री हुआ और लृ हुआ, जब इनका गुण भी होता है तो इनके स्थान पर क्या होता है, या हो जाता है, वा हो जाता है, रा हो जाता है और ला हो जाता है। इन वर्णों के स्थान पर ये वर्ण हो जाया करते हैं, तो ये भी रीजन है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, जो अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ वर्णों को क्या कहा जाता है, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण कहा जाता है। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। अगला शब्द क्या दिया हुआ है, परार्धः। परार्धः शब्द दिया हुआ है जिसका अपन को संधि विच्छेद करना है। इसका संधि छेद क्या होगा, तो परार्धः, परा शब्द देखिए, 2 सार्थक पदों को लेकर अपन को चलना है और एक संधियों की एक सीरीज भी शुरू हुई थी, वो भी आप लोग देखें तो वहाँ भी आपको इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। देखिए, पहला शब्द तो सार्थक अपन ने परा लिया। अब देखें, परा शब्द यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ तो पर दिया है, ये सार्थक नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी पर गलत हो जाएगा। परा शब्द इसमें दिया हुआ है और ये उपरोक्त सभी ऑप्शन है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही अपन को सही मिल गया, क्योंकि परा, परा, अपसम जो आपने अव्यय पढ़े हुए हैं, उन अव्ययों में परा, परा जो दूसरे नंबर का है परा, ये वाला अव्यय यहाँ पर मिल गया। और ये अर्धम, अर्धः शब्द है, अर्ध मतलब आधा, तो परार्धः, परा प्लस अर्धः परार्धः शब्द बनता है। और संधि कौन सी होगी यहाँ पर, तो परा में लास्ट में रा में भी आ दिया हुआ है ये वाला, और अर्ध का भी आ है, तो यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो सवर्ण स्वर मिल रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी, सवर्ण दीर्घ संधि, मतलब दीर्घ संधि होगी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सर्वतः शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सर्वतः शब्द आपने सुना होगा, उभ सर्वतसो कार्याधिगु परया दिशु त्रिषु द्वितीयाम रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते, इस प्रकार से एक वार्तिक है। तो उस वार्तिक में सर्वतः शब्द है, तो सर्वतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन सभी जो यहाँ पर शब्द आते हैं, उभय, उभयतः, सर्वतः, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, उभ सर्वतसो कार्याधिगु परया दिशु त्रिषु, तो इस प्रकार से आम्रेडित आदि जो शब्द हैं उनमें भी, तो कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। ये जो सी नंबर का उत्तर है ये हमारा ऑप्शन सही होता है। और सर्वतः का मतलब क्या होता है, सभी जगह। चलते हैं आगे, 50 का संस्कृत शब्द क्या होगा। 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंचाशत कहते हैं। तो पंचाशत कहाँ लिखा हुआ है,
देखिए यहाँ तो पंचशत दिया है तो ये गलत है, पंचाशत दिया हुआ है, यहाँ पर सकार है, ये गलत होगा। पंचशत दिया है, ये भी गलत है, ये वाला ठीक हो जाएगा, पंचाशत, ये, क्योंकि ये जो सकार है ये सकार नहीं चलेगा, ये वाला सकार चाहिए है। आगे चलते हैं। क्रमवाची शब्द किन किन लिंगों में बनते हैं? प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्रमवाची शब्द जो हैं वो किन किन लिंगों में बनते हैं? तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में या तीनों लिंगों में? तो क्रमवाची शब्द जो होते हैं वो तीनों लिंगों में बनते हैं। तो ये जो उत्तर दिया हुआ है तीनों लिंग, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला शब्द दिया हुआ है, धात्री शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? धात्री शब्द दिया है, तो धात्री शब्द का प्रथमा विभक्ति का और बहुवचन आपको बताना है। तो प्रथमा का बहुवचन क्या होगा? धात्री का धाता, धातारऊ, धातारह शब्द बनता है धात्री का, तो ये धातारह शब्द हो जाएगा। ये वाला उत्तर जो है ये धातारह शब्द हमारा यहाँ पर सही रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं आगे, और यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा, धाता, धातारऊ, धातारह शब्द बनता है धात्री का, तो यहाँ उत्तर धातारह सही हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मैं भी एक बार यहाँ पर सोचने को मजबूर हुआ था कि एक सर्वनाम शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं। देखिए एक सर्वनाम शब्द है कोई सा, जैसे कि सर्व शब्द है, सर्व शब्द का पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में जो सभी शब्द हैं, सर्वः, सर्वौ, सर्वाः, ऐसे मतलब जो 21 दिए हुए हैं, तो उन 21 में मतलब कि दिया क्या है, प्रश्न देखना पहले, एक सर्वनाम शब्द के सभी विभक्ति और सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? तो टोटल पद कितने बनेंगे? ये बनेंगे 21, लेकिन इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो डबल हैं, कुछ पद ऐसे भी हैं जो डबल हैं। तो कितने पद ऐसे हैं? ऐसे 6 पद हैं जो डबल हैं, तो ये 6 अलग हो जाते हैं, तो उत्तर क्या होगा? 15। यहाँ 21 भी दिया हुआ है लेकिन उत्तर हमारा क्या होता है? 15, क्योंकि जो कुछ डबल है वो अपन को यहाँ पर काउंट नहीं करना है। अगला प्रश्न दिया है, स्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का शुद्ध रूप है। देखिए पहले तो अपन को वचन मिला लेना है, ऐसी लाइन खींचना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये हो गया पहला जो कि प्रथम पुरुष हुआ, दूसरा मध्यम पुरुष हुआ और तीसरा उत्तम पुरुष हुआ। आगे क्या कहा? ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति और ये तृतीय विभक्ति, ऐसे समझना है। तो अब अपन ने दिमाग लगाया कि धातु कौन सी है? स्था है, और स्था धातु का पूछा क्या है? लट लकार का पूछा है। तो स्था में अपन समझ रहे हैं कि कैसे शब्द बनते हैं। स्था का तिष्ठ आदेश होता है और तिष्ठति से शुरू होता है, ठीक है। पूछा क्या है? पुरुष देख लेना है, तो प्रथम पुरुष दिया है, मतलब इस वाली लाइन का अपन को बताना है, और बहुवचन दिया है तो ये वाला बताना है। तो तिष्ठति, तिष्ठतः और तिष्ठन्ति, क्या बनेगा? तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो ऑप्शन में यदि तिष्ठन्ति दिया है तो वो सही होगा। कहाँ दिया हुआ है? तिष्ठन्ति। अब कई लोग सोचेंगे कि स्थास्यन्ति होगा, स्था धातु दी हुई है, नहीं, क्योंकि स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है, तो तिष्ठ से चलती है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामा, ऐसे। तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। यदि प्रथमा का एक वचन पूछते यहाँ पर तो अपन तिष्ठति पर टिक मारते। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ है, नी, वस और तिप जोड़ने पर क्या रूप बनता है? देखिए यहाँ पर दिया क्या है, पहले तो ये देख लें। नी उपसर्ग है, ठीक है, वस धातु है और तिप प्रत्यय है। अब इन तीनों को जोड़ना है तो क्या बनेगा ये बताना है। तो शब्द अपन के दिमाग में आ ही गया होगा, नी, वस और तिप, तो निवशति बनता है। लेकिन कैसे बनेगा? तो नी जैसा का तैसा है, वस ये दिया हुआ है, जो तिप है पा का हलंत्यम तस्य लोपः से लोप हो जाता है और ये ती आ जाता है, क्या बन जाता है? निवसति, और जो अन्य प्रत्यय जुड़कर ये जो हलंत सा था इसको पूरा कर देते हैं, तो ये निवशति रूप बनता है। नी, वस और तिप होने पर क्या बनेगा? निवशति शब्द बनेगा। तो यहाँ पर निवसति कहाँ पर दिया हुआ है? यह है निवशति, ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला एक और शब्द है, गुरुता प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है?
गुरुता में आपको बताना है कि प्रकृति और प्रत्यय क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है गुरु प्लस तल, तल प्रत्यय है। आगे गुरु प्लस ता दिया हुआ है, गुरु प्लस त्वा दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्व भावः गुरुता क्या हो जाएगा? गुरु प्लस तल, गुरु प्लस तल शब्द क्या बनेगा? गुरुता। ये उत्तर जो पहला वाला है ये सही हो जाएगा। गुरु प्लस ता गलत है बिल्कुल से, गुरु प्लस त्वा भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला हमारा उत्तर सही है। ये आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। किशोर शब्द दिया हुआ है, मतलब किशोर प्लस गीप, गीप प्रत्यय है, यहाँ पर स्त्री प्रत्यय की चर्चा की गई है। तो स्त्री प्रत्यय में किशोर प्लस गीप, वयसी प्रथमे एक सूत्र है। क्या कहा? किशोर प्लस गीप, तो किशोर प्लस गीप क्या बनेगा? किशोरी बनेगा। जोड़ने पर क्या रूप बनता है? तो किशोरी बनता है। देखिए किशोरी गलत है, किशोरी गलत है, हाँ किशोरी ये वाला सही रहेगा, और उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है। तो जो उत्तर नंबर सी है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर रहेगा। चलते हैं आगे। भाषा शब्द संस्कृत की धातु से बना है, मतलब संस्कृत की कौन सी धातु से मिल करके और जो ये भाषा शब्द है ये बनता है। तो कौन सी धातु से बनता है? ऑप्शन देखना ध्यान से। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है भास, तो ये वाला जो सकार है ये ठीक नहीं है। आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन को कौन सा सकार चाहिए आपको पता होगा। भास ये वाला भी सकार नहीं चलेगा, तो और ये तो बिल्कुल से गलत ही, क्योंकि यहाँ पर दोष हैं। तो भाष ये वाला जो सकार है ये भाष धातु में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर कौन सा सही होगा अपन को वैसे भी समझ में आ रहा था, क्योंकि भाषा में ये श दिया हुआ है, मूर्धन्य सकार दिया है, तो तालव्य और दंत्य सकार नहीं होंगे। तो जो उत्तर नंबर जो सी है ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या होती है। ऊष्म वर्ण आप लोग जानते होंगे, सा, शा, शा और हा। तो ये चार वर्ण जो हैं वो ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। ऑप्शन में 4 कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। 4 वर्ण जो हैं ये ऊष्म वर्णों के अंतर्गत आते हैं, और आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ऊष्म वर्ण हुए, अंतस्थ वर्ण हुए, उदित वर्ण हुए, तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार पूछे भी गए हैं। तो ये आप लोग लगाएंगे तो अभ्यास आपका और भी अच्छा होगा। और देखिए मैंने जैसे अभी वर्ग 1 और 2 निकाला है, तो उसमें भी मैंने ऐसा ही किया था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि थ्योरी पढ़ाएं या फिर कुछ भी करें, हाँ वो बढ़िया है, लेकिन थ्योरी आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको अभ्यास लगाने पड़ेंगे, और अभ्यास जितने आप ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका अभ्यास और अच्छा होगा। और जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं पहले उनका रिपीटेशन चल रहा है, मैंने भी कई बार देखा है। जैसे CTET हुआ और भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें 10% रिपीटेशन होता है, लेकिन संस्कृत एक ऐसा विषय है जहाँ पर 20 से 30% भी रिपीटेशन होता है। और कई बार ऐसा तक देखा गया है कि CTET का पेपर अन्य राज्यों की परीक्षाओं में पूरा का पूरा, मतलब थोड़ा सा काट के और 50-60% दे दिया जाता है, 40% दे दिया जाता है। तो भी ये प्रश्नों की जो श्रृंखलाएँ हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे ये लगा कि अपने पास टाइम ज़्यादा है तो संस्कृत में यदि अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक बहुत लंबी सीरीज चले जिसमें लगभग 100-200 वीडियो हों, जिसमें संस्कृत के बहुत सारे प्रश्न उत्तर हों, तो आप यहाँ पर लगा सकें। चलिए आगे चलते हैं। यशोबलम, यशोबलम शब्द दिया हुआ है, जिसमें इसका संधिच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो यशोबलम, यश बलम नहीं होगा। यशः बलम, हाँ यशः बलम हो सकता है। यशः उबलम तो बिल्कुल ही गलत है। यशो बलम ये भी गलत है। तो यशः बलम जो है ये उत्तर हमारा सही होता है, और यहाँ पर क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। आगे चलते हैं। हेतु शब्द दिया हुआ है। हेतु शब्द के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? हेतु शब्द के साथ विभक्ति बताना है। हेतु शब्द के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो आपने सूत्र सुना होगा किसका? कारक का। और कारक में भी जो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति के सूत्र के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। षष्ठी हेतु प्रयोगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा षष्ठी हेतु प्रयोगे। और भी बहुत सारे सूत्र हैं उसके साथ में, 2-3 सूत्र हैं षष्ठी हेतु प्रयोगे के साथ में, जैसे कि सर्वनामन स्थितिया च, और उदाहरण भी हैं इसके। ज्ञानस्य हेतु पठति, ज्ञान के लिए पढ़ता है।
ज्ञान के लिए, मतलब कि हेतु शब्द का प्रयोग होने पर हेतु या फिर प्रयोजन, तो हेतु शब्द में जो हेतु है वहाँ पर उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो सी उत्तर है ये हमारा सही हो जाएगा, सी। चलते हैं आगे। जिन शब्दों से वस्तुओं के क्रम का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जिन वस्तुओं से वस्तु के क्रम का पता चले या फिर जिन शब्दों से वस्तुओं के क्रम का पता चले उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्रमवाची कहेंगे। आपने क्रमवाची शब्द अभी पढ़े ही हैं, तो क्रमवाची जो है ये उत्तर हमारा सही हो जाता है। और इस प्रकार के ये सारे के सारे शब्द देखने में आए हैं और पूछे जा रहे हैं। एक और शब्द दिया है 19वां शब्द का पुल्लिंग क्रमवाची रूप क्या होगा? देखिए, पुल्लिंग में बताना है क्या चलेगा, क्योंकि 19 शब्द है तो 9 10 तो अपन ने पढ़ा है, लेकिन क्रमवाची में क्या चलेगा? वही पुल्लिंग में। तो 9 10 शतम ये तो नपुंसक लिंग में चलता है, 9 10 शतम। 9 10 तमा ये स्त्रीलिंग में चलता है, लेकिन 9 दशा पुल्लिंग में चलता है, और ये 9 10 तमी ये बिल्कुल ही अलग है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सही? जो कि 9 दशा जो है ये हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। चलते हैं आगे। वाचाम शब्द दिया हुआ है, वाचाम शब्द में कौन सी विभक्ति है ये बताना है आपको। तो वाचाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है वाचाम में। वाचाम में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन शब्द बनता है वाचाम। तो ऑप्शन में षष्ठी दी हुई है, हाँ, बी ऑप्शन में षष्ठी दी हुई, जो कि षष्ठी का बहुवचन है। और शब्द इसके कैसे बनते हैं? तो वाचः, जो वाच्य शब्द है यहाँ पर मुख्य शब्द जो है वो है वाच्य, और वाच्य शब्द से ही क्या बना है? वाचाम शब्द बना है। तो वाक आगे शब्द दिया हुआ है वाचाम शब्द है। अब बताना है कि वाचाम शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो पहले तो वाचाम शब्द जो है उसके वाच्य के अपन को शब्द रूप चलाने हैं। कैसे चलेंगे? तो वाक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। वाक, वाचौ, वाचः, वाक, वाचौ, वाचः, वाचम, वाचौ, वाचा, इस प्रकार से चलेंगे ये शब्द। लेकिन षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, वाचाम शब्द बनता है। तो कैसे बनता है? वाचः, वाचौ, वाचाम। षष्ठी में क्या बनेगा? वाचः, वाचौ और वाचाम शब्द बनता है। वाचः, वाचौ, वाचाम। और एक चीज़ और है, आप लोग ध्यान रखें, कभी भी आपको शब्द रूप या धातु रूप की ज़रूरत पड़े तो कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ऐप डाउनलोड करें, डायरेक्ट वहाँ पर लिखें। क्या लिखना है आपको? धातु रूप। धातु रूप लिखेंगे, ऐप डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पर आप सर्च करेंगे हिंदी में और वो आ जाएगा। और ऐसे ही शब्द रूप भी आप वहाँ पर लिख करके सर्च करें, तो जितने आपको जिसका शब्द रूप चाहिए है, धातु रूप चाहिए है, बहुत बढ़िया ऐप डेवलप किया गया है। तो वो आपको आगे बहुत काम में आएगा। ये आप लोग इंस्टॉल ही कर लें यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप एक ऐसा टॉपिक है जो संस्कृत की जड़ है। और इससे मैंने देखा है कभी कभी 3 से 4 प्रश्न भी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में बन जाते हैं। तो ये ऐप डाउनलोड कर लें आप, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। और हम लोगों ने भी वो ऐप डाउनलोड किया है, तो जो भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ से देख लेते हैं। क्या शब्द दिया हुआ है? वाचाम शब्द है। तो वाचाम में षष्ठी विभक्ति का ये बहुवचन है, वाचः, वाचौ, वाचाम, इस प्रकार से। आगे एक और शब्द है, एक सर्वनाम शब्द में कितनी विभक्तियों में पद बनते हैं? तो नॉर्मल सी बात है, एक सर्वनाम शब्द में 7 विभक्तियां रहेंगी, बिल्कुल साधारण सी बात है, जिसमें 7 × 21 पद तो वैसे बनते ही हैं। अलग अलग पद जो अपन बनाएंगे वो 21 बनेंगे। तो यहाँ जो आंसर हमारा सही हो जाएगा ये 7 आंसर हमारा सही होगा। आगे एक और प्रश्न दिया हुआ है, हसिष्यतः। ध्यान से, हसिष्यतः क्रियापद में कौन सा पुरुष है? तो मैंने आपको वही बताया था, जब भी आप बिल्कुल आपसे पठती भी पूछा हो पर भी आपको ये डायग्राम बना लेना है छोटा सा, जिसमें मैं हमेशा इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। हाँ, पूछा क्या है? तो हसिष्यतः का क्रियापद बताना है। अब हशिष्यति, हशिष्यतः क्या बनता है? हसिष्यति, हसिष्यतः, हशिष्यन्ति। कहाँ पर आया? यहाँ पर बन रहा है, मतलब प्रथम पुरुष का द्वितीय है तो प्रथम पुरुष में बनेगा और द्वितीय में बनेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये रहा अपना प्रथम पुरुष में।
हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष हमारा उत्तर सही हो जाता है इस प्रकार से। तो आज हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है और जो नीचे प्रश्न है वो क्रमशः चलने वाले हैं, एक एक करके लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। और कल के वीडियो में मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ाने की कोशिश करूँगा, चूँकि और भी मुझे टाइपिंग करनी पड़ती है बहुत सारी, तो क्वेश्चंस टाइप नहीं कर पाता हूँ क्योंकि शुभम सर के वीडियो भी आने हैं और अपने अन्य भी जो कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मुझे हिंदी टाइप करनी पड़ती है कहीं, मतलब बहुत सारा मेटा टाइप करना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा सा कम दे पा रहा हूँ तो इसलिए भी। लेकिन हाँ, ये सीरीज़ जो है मुझे लगा कि ये सीरीज़ लाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो इस सीरीज़ से आप लोग ज़रूर जुड़ें। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि अभी आप कहीं पदस्थ नहीं हैं तो आपको फिर तैयारी करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और ये सीरीज़ स्थायी चलाने वाले हैं अपन, किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ है मेरा इसी सीरीज़ों को लगाने से हुआ है। मैंने और भी बहुत सारी सीरीज़ें लगाई हैं, पीडीएफ लगाई हैं, और जहाँ से भी आपको मिले आप क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि क्वेश्चंस का रिपीटेशन है और उनसे थोड़ा सा जो अपना ये कहें कि कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता है कि कुछ हमने पढ़ा है, क्योंकि भूलना बहुत ज़्यादा हो रहा है। बार बार लगता है कि उसी पेज को आज पढ़ा और उसी पेज को यदि 3 दिन बाद पढ़ें तो ये लगता है कि ये पेज हमने नया पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा होता है, तो आप लोग थोड़ा सा अभ्यास और बढ़ाएं और जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको नोट करें। नोट करने के बाद 2-3 दिन में रिपीट करें तो अभ्यास बढ़िया बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।